अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। समझाने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो दो एटम्स और या आयंस के दरमियान पाई जाती है, जो जब मिलते हैं तो एक ज़्यादा तादाद में कंपाउंड बनाते हैं। इसके अंदर से आपने सिर्फ ये तारीफ करनी है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन की वजूहात। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द देयर करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि जो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं वो किन किन चीज़ों पर इंसार करती है। मसलन ये कि एलिमेंट रिएक्ट करता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। द नोबल गैसेज विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल 1s2 और ns2 np6 शो लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली। जो नोबल गैसेज है ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल की होती है वो 1s2 होती है, या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो शो लिटर टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली मतलब कि वो केमिकली बहुत कम रिएक्ट करते हैं। दे आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स। जो नोबल गैसेज होती हैं से जो एक कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। उन्होंने एग्जांपल भी दी है आगे, XeF2, XeF4, XeOF2, XeO3। इसके अंदर से आप 3 एग्जांपल कर लें, काफ़ी हैं। A noble gas does not react chemically with another noble gas. Thus, these gases are most stable of all the elements. एक नोबल गैस दूसरी नोबल गैस से रिएक्ट नहीं करती। इसी वजह से जो नोबल गैसेज होती हैं ना ये तमाम एलिमेंट्स में ना सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जब इनका पहले वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो ये कैसे दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। लेट अस सी व्हाई नोबल गैसेज आर मोस्ट स्टेबल। हम लोग देखते हैं कि नोबल गैसेज इतनी ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देयर outermost s and p orbitals are complete। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डबल गैसेज वो होती हैं जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे हीलियम, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया। ठीक है। अब उसने नीचे 2 एग्जांपल्स भी दी हैं हीलियम की और नियोन की। ये देखें यहाँ पे हीलियम। हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 2, और इसके अंदर सब शेल होता है वो होता है एस, और इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक ही शेल होता है जो कम्प्लीटली फिल होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह अगर हम नियोन की बात करें उसके अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं 2s और 2p। 2p की भी आगे टाइप्स हैं, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। 2px, 2py, 2pz। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह ये देखें वैलेंस शेल में आप लोग देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ये देखें, इस वजह से ये भी मोस्ट स्टेबल है। ये ध्यान रखिएगा कि आपने ये जो साइन लगाने हैं ना, एक इस तरह लगाना है और एक इस तरह लगाना है। ये इसका रूल है, हंड्स रूल। All other elements combine with one another due to an inherent tendency to stabilize themselves। बाकी जो एलिमेंट्स हैं ना नोबल गैसेस के अलावा वो एक दूसरे से मिलते हैं, और वो इसलिए मिलते हैं ताकि स्टेबल हो सके। दे गेट देयर स्टेबलाइजेशन, वो स्टेबल होते हैं बाय लूजिंग गेनिंग और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या तो वो गेन करते हैं, या तो वो शेयर करते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ना या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ले रहे हैं सोडियम Na, इसके अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, इसका एटॉमिक नंबर है 11। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बनाएं 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, इसी तरह 3s। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये देखिए, ये अब इसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, बस आखिर एक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताएं, यहाँ तो इसने आखिर आखिर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। खुद ही बताएं अब, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ये आसान है, या ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो आसान है? इसके लिए आसान ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर ये निकल जाएगा। इस तरह ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस नियोन से मैच कर जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल ऐसे सोडियम हुआ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर हम गेन की बात करें तो क्लोरीन देख लें। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s 2s 2p। ये मैं अभी अब कंप्लीट नहीं बनाता, सिर्फ इतने बना देता हूँ। इसी तरह 3s, इसकी मैं कंप्लीट बना दूंगा 2 3p 5। अब देखें, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा और इसका बन जाएगा C17 नेगेटिव, मतलब कि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन लेकर ये आर्गन जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गन से मैच कर जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह कई जो हैं एटम वो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। एक एटम की सलाहियत अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, इसको ऑक्टेट रूल हम कहते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं। सबसे पहले उन्होंने लिथियम की दी है, मैग्नीशियम की दी है, फ्लोरीन की दी है, इसी तरह सल्फर की दी है। ये देखिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखिए, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट था, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच कर जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल में हो जाएंगे। इस तरह ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा और इस तरह ये स्टेबल हो जाएगा। इन सर्टेन केसेस बोथ टेंडेंसी टू लूज एंड गेन और गेन इलेक्ट्रॉन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, but the system will go by the condition in which chemical combination take place. For example, a chemical combination between sodium and hydrogen to form NaH। हमने पढ़ा NaH, इसके अंदर सोडियम सोडियम के पास अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सोडियम के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और सोडियम खुद भी स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। इस तरह इस यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इन द फॉर्मेशन ऑफ एच एफ की फॉर्मेशन में द हाइड्रोजन एटम डोनेट द मेजर शेयर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन एटम। अगर हम इसी तरह बात करें एच एफ की, तो इधर इसके पास अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया। एनी हाउ द ऑक्टेट रूल कैन नॉट बी मेड यूनिवर्सल। ये जो ऑक्टेट रूल है ये सब पर नहीं लागू होता, ज़्यादातर लागू होता है मगर सब पर लागू नहीं होता। एज द फॉर्मेशन ऑफ PF5 SF6 एंड BCl3 आर नॉट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना PF5 SF6 और BCl3, इनकी फॉर्मेशन जो है इस तरीके से नहीं होती जिस तरह ना ऑक्टेट रूल ने बताया। जैसे हम अगर देखें यहाँ पे PF5 की, तो फॉस्फोरस के पास अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक यहाँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 हैं।
तो ये देखें, अगर यहाँ पे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 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 ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह ये 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इस यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, एटम्स फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। जब एटम बॉन्ड बनाता है ना, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑपरेट सिमुल्टेनियसली। वो कह रहा है कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब जाते हैं तो उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पाई जाती है। ये देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक और हाइड्रोजन एटम जब आएगा, ये एक हाइड्रोजन एटम आ गया और इसके बाद ये एक और आ गया। ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे, इनके दरमियान ये देखें, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके दरमियान रिपल्जन होगी। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट करेंगे इस न्यूक्लियस को, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट करेंगे इस न्यूक्लियस को। इस तरह इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी पाई जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स। आगे, द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। ये जो इनके दरमियान दो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जा रही है ना, ये दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेगी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, द रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश द एटम्स अपार्ट। ये जो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस है ना, ये उनको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। और इस तरह जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये देखा गया है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेज इज मोर देन फॉर द रिपल्सिव फोर्सेज। जब ये दो हाइड्रोजन एटम, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके दरमियान पाई जा रही है एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज और एक रिपल्सिव फोर्सेज। ठीक हो गया। ये जो इनके दरमियान पाई जा रही है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और रिपल्सिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब ये दोनों आपस में करीब जाएंगे ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा ना, वो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा उसकी निस्बत। इसका मतलब ये कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है ना वो ज़्यादा होंगी रिपल्सिव फोर्स की निस्बत। देखें, मिसाल के तौर पर पोटेंशियल, जब ये दोनों आपस करीब आए तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया 12, और रिपल्सिव फोर्सेस मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया 10। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज ज़्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इस वजह से ये दोनों क्लोज होते जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास जाते जाएंगे। देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है एज द टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर। जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास जाते हैं, eventually a state corresponding to the distance of 75.4 picometer is reached where the attractive forces dominate the repulsive forces। वो कह रहा है कि एक खास हद तक ये हाइड्रोजन एटम है ना दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना वो एक खास हद तक डोमिनेट करेगी। मतलब ये कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उसकी जो वैल्यू है ना वो एक खास हद तक रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगी, एक खास हद तक, एक खास डिस्टेंस तक। और वो डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर है हाइड्रोजन एटम की कंडीशन में। आगे, हेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। और इस पॉइंट पे जो है ना, जब ये दोनों इस डिस्टेंस पे होते हैं, उस वक्त जो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो सबसे कम होती है। एंड द हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल।
और ये ख्याल किया जाता है कि ये दोनों ने ना आपस में बॉन्ड बना लिया है और ये एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। सो दिस डिस्टेंस ऑफ 75.4 पिकोमीटर इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ और कंप्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। ये जो मैंने अभी अभी आपको वैल्यू बताई है 75.4 पिकोमीटर, 75.4 पिकोमीटर, इसके उसने तीन नाम दे दिए हैं। एक तो दे दिया है नाम बॉन्ड लेंथ, उसके बाद कंप्रोमाइज डिस्टेंस या बॉन्ड डिस्टेंस। When the two atoms approach the distance of minimum energy, जब दो एटम्स अपनी मिनिमम एनर्जी के डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, मसलन जैसे हाइड्रोजन एटम की मिनिमम एनर्जी कब होनी थी, जब 75.4 पिकोमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस होना था। मतलब ये है कि जब वो अपने मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, देन द सिस्टम ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम इज द स्टेबलाइज टू मैक्सिमम एक्सटेंट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड इज 436.45 किलो जूल पर मोल। और जो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो होगी 436.45 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और इस एनर्जी को कहते हैं हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इन ऑर्डर टू ब्रेक द बाउंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ये जो एनर्जी है ये तब रिलीज हुई जब ये दोनों आपस में मिले। अगर ये दोनों इनके दरमियान जो बांड है वो टूटेगा ना तो उस बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना वो भी 436.45 किलो जूल पर मोल होगी। For the case where the repulsive forces are dominant than the attractive forces, the energy of the system increases and it leads to instability। ये देखें, ऊपर आपने देखा कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा थी, इस वजह से वो एक दूसरे के करीब जा रहे थे और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम थी। अगर ये यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 12 सपोज की थी और ये 10 सपोज की थी, अगर यही यहाँ पे 12 हो और ये 10 हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा होंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, जिसकी वजह से जब ये दोनों आपस में करीब आने लगेंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगी। इसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे और वो दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा।